क्या कर रहे थे हम लोगों ने जो पिछले क्लास में किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो एक टॉपिक था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इन ए कंटेनर। ठीक है, हम लोग निकाला था कि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है। एक अगर आइडियल गैस को किसी कंटेनर में लेते हैं तो उस आइडियल गैस जो है रैंडम मोशन में होता है, तो रैंडम मोशन की वजह से वो जो कोलाइड करता वॉल से, तो वॉल पे कितना प्रेशर लगाता है, तो वो हम लोगों ने प्रेशर का एक रिलेशन निकाला था। और हमने बताया था कि जो प्रेशर लगता है वो तीनों डायरेक्शन में इक्वल होता है। मैं उसको थोड़ा सा बेसिक पुरानी बातें लिख देता हूँ, चैप्टर वो कंटिन्यू है, उसी जगह से हम लोग चल रहे हैं। तो क्या दे रखा था हम लोगों ने, पी एक्स लिखा था 1/3 m/n/v(x)², वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, प्रेशर अलोंग द y एक्सिस लेंगे 1/3 m/n(v(y)², मीन v(y)²। ऐसे ही vz होता है 1/3 m/n(v(z)², मीन स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने तो डराइव किया था एक्स वाले को, लेकिन क्या बताया कि चूंकि एक कंटेनर में गैस तीनों तरफ डायरेक्टली इक्वली मूवेबल होता है, तो हम लोग एक्स एक्सिस में दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दो, वाई एक्सिस वाले को दिखाना चाहे तो ऐसे दिखाइए, जेड एक्सिस में ऐसे दिखाइए। इसको हम लोगों ने डराइव किया था। अगर इस वाई कर लेते तो ऐसा डराइव हो जाता है, जेड को लेते तो ऐसा डराइव होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसी को डेंसिटी के टर्म में लिखा था, इन टर्म ऑफ डेंसिटी 1/3 ρ v(बार)²। और ये जो वेलोसिटी लिया था हम लोगों ने मीन, यानी कि आइसोट्रॉपिक बताया था कि तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर होता है। तो वो चाहे एक्स एक्सिस में लो, चाहे वाई एक्सिस में लो, चाहे जेड एक्सिस में लो, ये जनरल प्रेशर हो जाता है, जनरल प्रेशर का रिलेशन हो जाता है ये हमारा। तो ये ड्राइव हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, और पिछले क्लास जो वीडियो था वो बहुत ही बड़ा वीडियो है, 1 घंटे 3 मिनट का वीडियो है जो अपलोड हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग इसके आगे चलते हैं। 2-3 बातें और यहीं से रिलेटेड है। क्या दे रखा है कि अगर जो प्रेशर लगता है कंटेनर में, जो प्रेशर लगता है वॉल पे, वो टेम्परेचर से या फिर काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करता है। यानी जो प्रेशर exerted on the wall by an ideal gas relate with kinetic energy as well as temperature. What is the relation? What is the relation of pressure and kinetic energy along with temperature? क्या समझ में आया कि जो एक गैस लेते हैं कंटेनर के अंदर, उस गैस में जो प्रेशर लगता है वॉल पे, वो जो प्रेशर है और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी होता है, मूव करता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, जो टेम्परेचर माने कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, इन सब को आपस में रिलेट करके रिलेशन देखना है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो दे रखा है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर यूनिट वॉल्यूम। एक पर यूनिट वॉल्यूम को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। कितनी बात सुने, ये भी हमारा पर यूनिट वॉल्यूम ही है। ये भी जो है रिलेशन में डराइव किया, पीछे वाला वीडियो में देखेंगे तो ये पर यूनिट वॉल्यूम ही लिया गया है। कितनी बात सुनिए, आगे चलते हम लोग। तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह तैयारियाँ होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, अगला मैं हेडिंग डालता हूं जो मैं इस टॉपिक पे करने जा रहे हैं हम लोग। क्या है ये टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो प्रेशर का रिलेशन है, P इज इक्वल टू प्रेशर का जो है 1/3 ρ v(मीन)²। ये इक्वेशन नंबर 1, ये तो प्रेशर का रिलेशन हमारा जो पहले हम लोग ड्राइव किया था पर यूनिट वॉल्यूम पे। अब क्या बताया कि अगर हम लोग मास निकालना चाहिए, एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो मास कैसे निकालते हैं, मास इज इक्वल टू
मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये जानते कैसे हो गया, जैसे हम लोग डेंसिटी निकालते ना, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा वो ले रहे हैं हम लोग। वैसे तो एक कंटेनर होता है, बहुत सारे, उसका साइज बड़ा होता है तो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा उसको लेके हम लोग चल रहे हैं, एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है 1 और डेंसिटी ऑफ द गैस कितना है रो, तो इसका ये इसका मास आ जाएगा, मास पर वॉल्यूम रो आ जाएगा ये, क्योंकि वॉल्यूम तो 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास पर वॉल्यूम रो के बराबर ही आएगा। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ मास ऑफ गैस पर वॉल्यूम, ये मास है ये, ठीक है, और ये मीन वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक, ये मास पर वॉल्यूम है ये m, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो मास पर वॉल्यूम हो गया, और ये मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये जो है मास पर वॉल्यूम जो है ये इसके बराबर है यहाँ से, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ रो वी बार स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ तक समझ में आई ये बात। मास जो है ये मास पर वॉल्यूम को m से भी दिखाते हैं, और यहाँ रिलेशन के हिसाब से ये रो बराबर आया है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना 1 है। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। कितनी बात, अब पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रेशर है, ये तो प्रेशर ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारा ये काइनेटिक एनर्जी है, ये इस तरह से आ जाएगा, ये 1/3 रो वी बार स्क्वायर अपॉन, नीचे आएगा 1/2 रो वी बार स्क्वायर। तो ये रो से रो कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इधर क्रॉस कर दे तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आता है आइडियल गैस का प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, जो प्रेशर होगा वो 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कोई भी आइडियल गैस को अगर लेते हैं तो एक गिवन कंडीशन में जो प्रेशर होगा उसका 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा प्रेशर। मैं इसको लिटरेचर में लिख दूँ, यहाँ तक समझ में आ गया, ये इसे नोट करिए। मैं उस वाले रिलेशन को लिटरेचर में लिखता हूँ, इधर का मैं मिटा दूँ, ये तो पुराना ही था, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने लिखा था कि जिस तरह से एक्स में हम लोग ड्राइव किए थे ऐसे ही वाई में भी उतना ही होता, जेड में भी उतना ही होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है। और इन जनरल एक बार लेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है, जो पुराने ड्राइव में है ये। ठीक, इसे मिटा देता हूँ, इसे नोट कर लिए, मैं आगे लिख, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, पी प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखा है, pressure of a gas is equal to 2/3 of average kinetic energy per unit volume of the gas। ठीक है, ये हम लोग लिटरेचर में लिख दिया इसको। ठीक है, P इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये लिखा प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम ऑफ द गैस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल एट एवरीवेयर, यानी जब भी कभी एक कंटेनर में हम लोग गैस लेते हैं
तो हर गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बराबर नहीं होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई एवरेज होता है, कोई मॉडरेट होता है, लेकिन उनका जब एवरेज लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो उसी के रेस्पेक्ट हम बता रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो आप बताएगा कि अगर टेम्परेचर से रिलेट करते हैं इसको, तो कैसे रिलेट करेगा? तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, अगला मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, ये लिटरेचर को लिख लीजिए। ये अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यानी एक काइनेटिक एनर्जी जो है, कोई गैस लेते हैं, हम लोगों ने बताया था कि एक गैस लेते हैं और उस गैस का जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस होते हैं, वो एक कंटेनर में हम लोग लेते हैं। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है और जो टेम्परेचर है, वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं, वो हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, जैसे अभी हमने दिखाया था प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेट करता है, ऐसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर दिखाने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ हम प्रेशर भी जानते हैं, तो प्रेशर से भी रिलेट कर देंगे। एक हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर में गैस होता है और गैस का जो अपना प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक गैस का रेफरेंस दिया जाता है कि एक गैस है तो उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, और तभी उस गैस को स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है ना, आइडियल गैस तो है, मगर उस गैस का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें मेंशन किए जाते हैं कभी भी कोई चीज़ पूछा जाता है तो ये दे रखा हमारा एक गैस है और उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो भी है वो दिया हुआ है। अब हम लोगों ने अभी हम लोगों ने निकाला था जो कि एक जो प्रेशर होता है किसी कंटेनर के अंदर, जो प्रेशर लगता है उसका प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, according to kinetic theory of gases, the pressure exerted on the wall of container is given as, ठीक है ना, क्या प्रेशर होता है, ये 1/3 रो वी मीन स्क्वायर, ये होता है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये डेंसिटी है, रो डेंसिटी ऑफ द गैस होता है, डेंसिटी ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा डेंसिटी होता है। डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, मास अपन वॉल्यूम भी लिखते हैं, तो इसको हम लोग प्रेशर को लिख सकते हैं 1/3 मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम लिख दिए। अब ये जो वॉल्यूम है इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम वी मीन स्क्वायर। ठीक है, ये मास ऑफ द गैस हो जाएगा, जितना भी मास है ये मास ऑफ द गैस हो गया। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, देखिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग। ठीक, अरेंज करके ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 था ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, और ये हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। देखिए 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 यहाँ लिख दिया और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ कर दिया। ये मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये टोटल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम, तो एक यूनिट मास का काइनेटिक, एक यूनिट वॉल्यूम गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, ये 2/3 काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। आगे क्या दे रखा है कि हम लोग आइडियल गैस का जो रिलेशन होता है, आइडियल गैस का रिलेशन तो जानते हैं, ये पी वी इज इक्वल टू फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, ये होता हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन अगर एक मोल गैस लेते हैं, एक मोल गैस, तो उसका फॉर 1 मोल पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, वेयर एन इज इक्वल टू 1। ठीक, 1 मोल गैस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है
उसको ले लिया। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, ये दूसरा इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT हो गया। और ये देखिए इक्वेशन 1 जो था PV इज इक्वल टू 2/3 का काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ देखिए आइडियल गैस से PV इज इक्वल टू RT है। ये PV वो भी PV, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू RT। ठीक, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लिख रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2/3 के काइनेटिक एनर्जी, ये वाला वैल्यू जो है 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू RT। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 RT। ये हमारा एक रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के टर्म में। कहां तक समझ में आया कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा 3/2 RT के बराबर होगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी है 1 मोल ऑफ गैस का है, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना लिया था, 1 मोल लिया था। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है 1 मोल ऑफ गैस के बराबर है, यानी 1 मोल गैस का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, वो 3/2 RT के बराबर होगा टेम्परेचर के टर्म में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं थोड़ा लिटरेचर में लिख, ये जो काइनेटिक एनर्जी है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, इट इज एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी of 1 mole of gas, 1 mole of आइडियल गैस। ठीक है ना, 1 मोल आइडियल गैस का ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के टर्म में हम लोग दिखा रही है काइनेटिक एनर्जी, ये जो है टेम्परेचर के टर्म में है। अगर हम लोग पर मॉलिक्यूल लेना चाहे, पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो एक मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। याद तो होगा, एक मोल गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस होंगे वो 1 एवोगैड्रोस कहलाते हैं। उसका जो वैल्यू होता है 6.022 10⁻23 होता है। कितनी बात सुन नहीं। तो अगर बोला कि अगर एक मॉलिक्यूल का अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना जाए तो कैसे निकालेंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज या एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैसे निकालेंगे एवरेज के लिए, इस पे मैं बार लगा देता हूं, और ये काइनेटिक एनर्जी को n एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर है, यानी एक मॉल में इतने पार्टिकल थे, तो अगर एक के निकालना चाहेंगे तो इस n नंबर ऑफ से डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी है वो हमें पता चल जाएगा। अब इस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसके टर्म में कितना दे रखा है, 3/2 RT अपॉन NA, है ना, ये दे रखा हमारा। अगर ये जो है R/N, याद है R/N क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, पीछे हम लोगों ने किया है। R रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट, रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट टू द एवोगैड्रोस नंबर इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के भी लिखा था, याद होगा, ये इस तरह से लिखा था। तो ये R/N को हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट से निकाल देख देंगे, और ये इस तरह से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 kBT। और ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, 3/2 kB इंटू T।
के बी इंटू टी, और ये कितना था 3/2 आर टी। तो ये 1 मोल गैस का था, 1 मोल गैस का, 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर होते हैं, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और एक का निकाला गया तो ये इस तरह से होता है। ये के बी का वैल्यू याद है, केवी का वैल्यू याद है, भूल गए, 1.38 10⁻⁻23 वहां पे दे रखा, रिवीजन करिएगा आप लोग। केवी का वैल्यू जो था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केबी इज इक्वल टू 1.38 10⁻⁻23, ये वैल्यू दे रखा है। इसका यूनिट वहाँ के हिसाब से है, जूल पर केल्विन पर सेल्सियस है, शायद पर मोल पर सेल्सियस है। एनीवे देख लीजिएगा यूनिट, ये हम लोग समझ में आए। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। केबी को क्या बोलते हैं हम लोग, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है ना का। तो ये है, तो यहाँ पे आ गया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 केबी इंटू टी। यहाँ समझ में आ गया। आगे चल हम लोग यहाँ तक नोट करिए, अगला टॉपिक में बता रहा हूँ, इधर से भी नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा। आगे चलते हम लोग, आगे क्या दे रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल वो है 3/2 आर टी, 3/2 आर टी। हमने अभी जो रिलेशन निकाला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकाला था। काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर टी के टर्म में कर दिया था, अभी निकाला था हम लोगों ने, लिख दिया यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 के बी टी, ये हम लोगों ने सारे जो अभी फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी जो है ना टेम्परेचर के टर्म में हम लोग ये दिखा रहे हैं। जो टाइटल अभी हम लोगों ने हेडिंग डाला है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये हेडिंग डाला था ना जिसमें हम लोग चल रहे हैं अभी। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी गैस का, वो टेम्परेचर से कैसे रिलेट करता है वो दिखा रहे थे। ये हमारा टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर ले लेते हैं, ये मास पर मॉलिक्यूल पर मोल ले लेंगे, और ये वी मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आर टी। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो एम वी बार मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर टी। कितनी बात में वी मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर टी अपॉन एम। एम को इधर कर लिया, और देखो ये वी जो ना वेलोसिटी स्क्वायर है, और ये 3 नंबर है, आर गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही होता है, और ये मॉलिक्यूलर मास है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है। तो कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे उसका 1 मोल ऑफ गैस का जितना मास होगा वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। जो चेंज हो सकता है वो टेम्परेचर चेंज हो सकता है और वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो क्या देखते हैं कि वी मीन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, नहीं, बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यानी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, या यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ना क्या होता है कि किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, यानी वेलोसिटी बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। एक होता आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, जो एक्चुअल हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी मोशन के वेलोसिटी का, तो आरएमएस वैल्यू लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अगर मैं इसका रूट मीन स्क्वायर लेंगे तो ये तो मीन तो था ही था, ऑलरेडी हमने बताया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनका अलग अलग वेलोसिटी होता है, तो उसका मीन वेलोसिटी हम लोगों ने माना है, तो ये तो मीन है ही है। अब हम इसका रूट ले लेते हैं तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसका जो होगा आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अगर मैं इसका ये लेता हूं तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। कितनी बात, यानी ये जो वेलोसिटी है ये आरएमएस वैल्यू हो गया, आरएमएस वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये रिलेशन होता है वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ।
यानी जो आरएमएस वैल्यू होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर होगा उसी के प्रोपोर्शनल उसकी वेलोसिटी होगी, उसी के प्रोपोर्शनल उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर मान लो टेम्परेचर 0 हुआ तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर अगर मैं यहाँ पे 0 डालूं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 आने लगेगा। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब क्या हुआ, या वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे सब रेस्ट में होंगे, सब रेस्ट में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या समझ में आया कि व्हेन T is equal to 0 Vrms is equal to 0, ठीक है। और we can say when temperature is 0, when temperature is 0, the particles of gas are in rest। ये इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये हम लोगों ने जो टेम्परेचर 0 लिया ये इस एब्सोल्यूट स्केल लिया है। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब समझ में आ रहा है, केल्विन स्केल। हाँ, के का वैल्यू नहीं, के एब्सोल्यूट स्केल सेल्सियस में नहीं, केल्विन में लेते हैं। तो व्हेन टेम्परेचर इज 0 यानी कि एब्सोल्यूट स्केल, इन एब्सोल्यूट स्केल के इज 0 यानी केल्विन का वैल्यू 0 होगा, उस वक्त हम लोग बताएंगे कि वेलोसिटी 0 होगा। और यूँ कह सकते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। याद होगा ट्रिपल पॉइंट में हम लोगों ने बनाया था, ट्रिपल पॉइंट में ग्राफ के केल्विन का वैल्यू जब 0 तक ले जाते थे तो एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0 होता है। वो पीछे हम लोगों ने टॉपिक पे बताया है, ठीक है। आइडियल गैस का जो वेलोसिटी होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो मैं ये वाला वैल्यू यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये आरएमएस वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये कुछ आज का रिलेशन हो गया। आज का जो रिलेशन किया था कि जो प्रेशर था वो काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकलता है, कैसे रिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से कैसे रिलेट करता है, वेलोसिटी कैसे रिलेट करता है टेम्परेचर से। तो क्या देखते हैं कि टेम्परेचर एंड वेलोसिटी आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। या आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये रिलेशन आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो आगे दे रखा हमारा कि जितने भी लॉज हम लोगों ने किया आइडियल गैस के लिए, जैसे बॉयस लॉ किया है, चार्ल्स लॉ किया है, डाल्टन लॉ है, डिफ्यूजन लॉ, कई सारे लॉ और भी हैं। उन सब को हमें दिखाना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिलेशन से। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या मतलब ये कि ये प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है, इसके टर्म में इससे हमें उसको ड्राइव करके निकालना है कि वो जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इससे भी वो ड्राइव हो सकता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल बहुत है, हर टॉपिक से न्यूमेरिकल बहुत है, लेकिन अभी हम लोग न्यूमेरिकल इसमें इस वाले चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे। हर टॉपिक का लास्ट में टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। इसमें हम लोग थ्योरी पहले कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो हम न्यूमेरिकल करके टाइम ज़्यादा खराब नहीं कर रहे, हम चाह रहे कि पहले थ्योरी निकल जाए, ठीक ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं derivation of laws with the help of the kinetic theory of gases। यानी जो प्रेशर का रिलेशन उन्होंने निकाला है, बेसिकली क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, वो जो प्रेशर का जो फॉर्मूला निकाला है वही सब कुछ है। उसी से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया या रिलेट कर दिया, उसी को हम लोगों ने फिर दिखा दिया और टेम्परेचर के टर्म में दिखा दिया काइनेटिक एनर्जी को। तो वो जो एक फार्मूला प्रेशर का निकाला है ना, वो फार्मूला मेन है। अब फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, टेम्परेचर से रिलेशन, वेलोसिटी से रिलेशन, ये सब हम लोगों ने दिखाया। आगे क्या दे रखा है, डेराइव द लॉज ऑफ फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, derive the relation derive the laws with the help of
हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। केटीजी केटीजी बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ तो जानते हैं, पीछे किया था हम लोगों ने बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था हम लोग का कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, P is inversely proportional to V when T is constant। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो किया था हम लोगों ने। अगर इसको कांस्टेंट लेते हैं तो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V और PV इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोगों ने रिलेशन ऑलरेडी यहाँ बॉयल्स लॉ में किया है। ठीक, अब हम लोग इसी रिलेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उससे। नाउ ऑल्सो P इज इक्वल टू 1/3 रो V मीन स्क्वायर, ये था ना ये हमारा, ये रो जो है ना डेंसिटी है 1/3, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख देते हैं और ये V स्क्वायर है, ये तो वेलोसिटी है। ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को इधर क्रॉस कर देंगे तो PV इज इक्वल टू 1/3 mV मीन स्क्वायर। कितनी बात सुन में। अब देखिए ये जो PV है, ठीक, ये तो हमारा ये इस PV के बराबर है, ये 1/3 mV स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम लोग ये जो वेलोसिटी स्क्वायर है, वेलोसिटी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये अभी अभी हम लोगों ने किया था कि वेलोसिटी जो स्क्वायर होता है वो टेम्परेचर के बराबर होता है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर को एक फिक्स कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये वेलोसिटी फिक्स हो गया। और ये किसी भी गैस का मास फिक्स होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। तो क्या समझ में आया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। ये जो कांस्टेंट हो जाएगा तो मास तो किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई। तो अगर गैस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी ना बढ़ेगा ना घटेगा, और किसी भी गैस मॉलिक्यूल का मास कांस्टेंट होता ही होता है। ये नंबर है 1/3, नंबर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन हम लोग दिखा किससे रहे हैं, हम लोग इस वाले फॉर्मूले से जो प्रेशर का फॉर्मूला था 1/3 रो V मीन स्क्वायर, हम लोगों ने इसको m/V कर दिया, वॉल्यूम कर दिया, और ये वेलोसिटी था और ये वॉल्यूम को इधर कर दिया तो PV हो गया, ये 1/3 mV मीन स्क्वायर। और ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट था, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आया। यहाँ पे भी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट आ जाएगा, न बढ़ेगा नहीं घटेगा भी नहीं। तो ये फिक्स हो गया तो हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मगर ये इससे निकाला गया। तो हम लोगों ने निकाला बॉयल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कहाँ तक समझ में आया, यानी इस फॉर्मूले से हम लोग बॉयल्स लॉ निकाल सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले से, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है इसी से हम लोग चार्ल्स लॉ भी निकालने जा रहे हैं, आगे करने जा रहे हैं। इसे आप नोट, ये तो समझ में आ गया ना। ये इसके आगे चलते हम लोग चार्ल्स लॉ करते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या दे रखा है, चार्ल्स लॉ में बताया था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ये हमारा वहां से लाया था, चार्ल्स लॉ दिया हुआ था, या यूं कह सकते कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया, ये तो चार्ल्स लॉ का था। अब अगर हम लोग इस वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो फॉर्मूला निकाला है प्रेशर, इससे निकाल के दिखाते हैं। तो ये हमारा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो डेंसिटी V मीन स्क्वायर, ठीक है, मीन वेलोसिटी स्क्वायर। ये जो डेंसिटी है 1/3
मास अपॉन वॉल्यूम V मीन स्क्वायर, ये P है। कितनी बात सुने, वॉल्यूम को इधर कर लेते हैं, प्रेशर को यहाँ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 MP V मीन स्क्वायर। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें था ना चार्ल्स लॉ में, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो ये 1/3 एक नंबर है, कोई भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास सेम है, कांस्टेंट रहेगा, और ये प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया, ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि V मीन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना ये, तो जब ये इसके बराबर है, तो ये जो था यहाँ पे देखिए इस वाले रिलेशन से कि जो वॉल्यूम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर था, वेलोसिटी का स्क्वायर था, और जो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यूँ कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यही तो हमारा चार्ल्स लॉ है, यही हमारा चार्ल्स लॉ है। ठीक, तो क्या समझ में आया कि ये जो चार्ल्स लॉ है, हम लोग ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का रिलेशन प्रेशर का है, इससे हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम को इधर किया, प्रेशर को इधर किया, तो ये जो प्रेशर है चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो ये पूरा ही टर्म 1/3 m अपॉन P ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया। अब खाली वेलोसिटी, तो वॉल्यूम जो है वेलोसिटी स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब वेलोसिटी स्क्वायर जो है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीछे हम लोग ने रिलेशन दिखाया ही है। अब क्या बताया कि अगर हम लोग वॉल्यूम स्क्वायर को इसको तीनों को एक साथ लिख दिया कि वॉल्यूम जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी स्क्वायर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वेलोसिटी को हटा दे तो वॉल्यूम जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, जो कि चार्ल्स लॉ के बराबर है। कितनी बात पक्का समझ में आ रहा है ना ये। तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर का निकाला था, उससे हम लोग बॉयल्स लॉ को प्रूफ कर दिया, चार्ल्स लॉ को प्रूफ कर दिया, आगे हम लोग गैलुसेक लॉ को प्रूफ कर देते हैं, उसे करने जा रहे हैं। मैं बिठा दूं इसे, ठीक है। गैलुसेक लॉ के हिसाब से क्या था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये हमारा गैलुसेक लॉ का रिलेशन था हमारा। अब हम लोग इसी को निकालते हैं KTG से ना, ऑल्सो P इज इक्वल टू 1/3 रो V मीन स्क्वायर, रो डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 MB PV स्क्वायर V स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो कांस्टेंट था, तो इसका मतलब क्या हो कि ये जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है, ये 1/3 है, मास तो कांस्टेंट रहते रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा ही कांस्टेंट है। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर होगा ना, ये प्रेशर डायरेक्टली वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और ये जो वेलोसिटी मीन वेलोसिटी का स्क्वायर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करते हैं तो क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यही हमारा ये गैलुसेक लॉ कहलाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ये, तो ये भी हम लोग गैलुसेक लॉ प्रूफ कर दिया या डराइव कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने डराइव कर रहे हैं गैस का KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जो रिलेशन प्रेशर का निकाला था, उसी से हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक लॉ भी, और भी कई सारे लॉज है उसको भी प्रूव करेंगे, लेकिन आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि आज का टाइम थोड़ा सा हो चुका है यहाँ पे हमें, तो इसीलिए आज यहीं पे रहने थे। ओके, वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर ले, उनको फ़ायदा करेगा। वो बच्चे जो 11th-12th में हैं, ड्रॉपर हैं, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि उनको फ़ायदा करेगा ही करेगा। और वो बच्चे जो 8-9-10 में है, आने वाला दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे, वो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि उनको कंटेंट भी मिलेगा, प्रोग्राम भी मिलेगा, एग्जीक्यूशन भी मिलेगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पहले अटेम्प्ट में ही आप नीट जेईई को क्रैक करें, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।